प्लांट आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है प्लांट किंगडम, ठीक है। आर्टिफिशियल नेचुरल फाइलोजेनिक क्लास। सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक। मैंने कुछ स्टार्टिंग में इसके बारे में बता दिया था, ठीक है। शुरुआत में यही दिया हुआ पहले, समझ में आ रहा है जी सर। तो आपको पहले टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना है इसमें, यस, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे आर्टिफिशियल स्टार्टिंग में बुक में एक लाइन लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों बदलता चला गया, प्लांट किंगडम में क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों बदलता चला गया, ठीक है। एक मिनट बुक हमको दे दीजिए, मैं लाइन पढ़ दे रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से देखिए। सेकंड पैराग्राफ में प्लांट किंगडम में लिखा हुआ है, वी मस्ट स्ट्रेस इट क्लियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर द टाइम। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है प्लांट किंगडम के लिए वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग चेंज होती चली गई। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि जो आप पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बाद क्या पढ़ते हैं नेचुरल सिस्टम, उसके बाद फाइलोजेनेटिक। क्या जरूरत है कि जो आगे फाइलोजेनेटिक होने की, आर्टिफिशियल से हट करके जो नेचुरल हुआ, नेचुरल से हट करके क्यों फाइलोजेनेटिक, क्योंकि साइंस में धीरे धीरे एडवांसमेंट होता गया, हमारी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बदलती गई। बुक में वही लाइन लिखी हुई है कि प्लांट किंगडम में जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों बदलता गया, क्योंकि हमारी सोच धीरे धीरे बदलती गई, एडवांस होती गई सोच हमारी। उस पर अंडरलाइन करिएगा उस लाइन पर, ठीक है। कभी कभी बन सकता क्वेश्चन। अब देखिए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या चीज़ है, ये किस चीज़ पर बेस्ड था, किस पर आधारित था, किस पर आधारित था, बाहरी समझ, बेस्ड ऑन सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बाहर से जो देखिए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। प्लांट या एनिमल में जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, बाह्य लक्षण होते हैं, सारे बाह्य लक्षण नहीं, कुछ बाहरी लक्षणों पर ये आधारित था। समझ में आ रहा है जी सर। क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, मैंने बता दिया था क्यों किया जाता है। क्या आधार लेते हैं इसमें, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, इस पर बेस्ड था। अब इसमें जानते हैं एरिस्टोटल ने क्लासीफाई किया था प्लांट को भी और एनिमल्स को भी। प्लांट को इन्होंने क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, जिसके बेसिस पर, हैबिटेट के बेसिस पर कितने तरीके के प्लांट, हर्ब्स और सब्स हो गया और ट्रीज हो गया, ठीक है। एनिमल्स को क्लासीफाई किया था ब्लड का कलर के बेसिस पर, लाल रंग का कलर का ब्लड है या कलरलेस ब्लड है, ठीक है। दो कैटेगरी एनिमल्स की बनाई थी। एनिमल्स को क्या था, एनिमल्स को इनेमा और एनेमा, ठीक है। इनेमा का मतलब रेड ब्लड कंटेनिंग एनिमल्स, ऐसे जीव जिनका खून क्या होता है, लाल होता है, रेड ब्लडेड। ये रेड ब्लड वाले एनिमल्स हैं, ये क्या है, कलरलेस ब्लड वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने बता दिया, तो इसको थोड़ा रिपीट करना जरूरी था।
अब इसके बाद इसी में ही है आर्टिफिशियल में, लीनियस ने भी आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था। और किसने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम? लीनियस ने दिया था। लीनियस के बारे में थोड़ा सा देखिए। लीनियस साइंटिस्ट से उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था 24 क्लासेस में। कितनी क्लास बनाई थी? 24। सारे प्लांट को क्लासिफाई नहीं किया था। फ्लावरिंग प्लांट को, जिसमें फ्लावर आता है, मतलब एंजियोस्पर्म। किसको? एंजियोस्पर्म। यहाँ लिखेंगे क्लासिफाइड फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स को, ठीक है, कितनी क्लासेस में? 24 क्लासेस में डिवाइड किया था। समझ में आया? 24 क्लासेस। अब किसके बेसिस पर इन्होंने डिवाइड कर दिया? स्टेमेन कैसा है? स्टेमेन की संख्या, एंड्रोसियम की यूनिट क्या होती है? स्टेमेन। समझ में आया? पुंकेसर, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो पुंकेसर किसी फ्लावर में कितने हैं, उसके आधार पर पौधों को, कौन से पौधे? फ्लावरिंग प्लांट, सारे नहीं, क्योंकि स्टेमेन किसमें रहेगा? फ्लावरिंग प्लांट में तो रहेगा। 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेमेन, नंबर ऑफ स्टेमेन, ठीक है। समझ में आया? अब चूंकि स्टेमेन फ्लावर का एक पार्ट होता है ना, पुंकेसर एक फूल का एक हिस्सा है। अब फूल पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, समझ रहे ना? ये एक प्रजनन भाग है, जिससे प्रजनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप बोल सकते हैं कि लीनियस का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था आर्टिफिशियल वाला, लीनियस के सिस्टम को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं बोलते, क्योंकि इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सहारा लिया था, एक फूल का सहारा लिया था। समझ में आया? फूल क्या है पौधे का? सेक्सुअल पार्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी तक जो अरिस्टोटल जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सहारा नहीं लिया था, लेकिन लीनियस ने क्या किया? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सहारा लिया, इसलिए इनके सिस्टम को बोलते हैं सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो 24 क्लास बनाई थी स्टेमेन के बेसिस पर, उसमें से कुछ डाल लीजिए। अगर 1 स्टेमेन है, एक स्टेमेन, एक पुंकेसर है, किसी फ्लावर में कितना पुंकेसर है? एक। तो उसके लिए नाम दिया था मोनेट्रिया। क्या नाम दिया था? मोनेट्रिया। मोनेट्रिया का मतलब, मोन का मतलब एक होता मोनो, एंड्रिया का मतलब एंड्रोसियम। कितना एंड्रोसियम है? 1, ठीक है। अगर किसी फ्लावर में 2 स्टेमेन है तो क्या बोलेंगे? डायएंड्रिया। इस तरीके से उन्होंने 24 क्लासेस डिवाइड कर दी थी पौधों को। नंबर ऑफ स्टेमेन के बेसिस पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेमेन के बेसिस पर। अब इस पूरे सिस्टम की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। इस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की कुछ कमियां हैं, 2 ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक तो देखिए ये है कि ऐसे जीव जिनमें कुछ असमानताएं होती हैं, असमानताएं होना क्या चाहिए? उनको अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन रखा गया है एक ही। और कुछ जीव जिनमें समानता होती है, उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया है। समझ में आ रहा है? ये कुछ इसका ड्रॉबैक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो पक्षी उड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? बर्ड्स बोला जाता है। जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। और आया उड़ने वालों में क्या है? बर्ड्स में बहुत सारे बर्ड होती है, लेकिन बैट भी तो उड़ता है। क्या बर्ड है? नहीं, मैमल है। क्या है वो? मैमल है। इसी तरीके से जो वाटर में रहते हैं उनको जनरली क्या बोलते हैं? फिशेस। क्या है? फिशेस। फिशेस वाटर में रहती है ना, लेकिन व्हेल जो वाटर में रहती है, व्हेल क्या है? मैमल है। समझ में आया? तो ये थोड़ा सा सही नहीं है, ये प्रॉपर्ली क्लासिफाइड सिस्टम नहीं है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ देखिए बैट को कहाँ रखा? बर्ड्स में रखा। तो इनकी कमी ये थी कि इन्होंने ऐसे जीव जिनमें समानताएं हैं, सिमिलरिटी, उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया था, और कुछ डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म को उठा करके एक जगह रख दिया था। समझ में आया? ये ड्रॉबैक है, नोट कर लीजिएगा। इसमें सम सिमिलर ऑर्गेनिज्म placed in different group
while some dissimilar का मतलब अलग अलग organism placed in same group, ये लाइन लिखा हुआ ग्रुप में, ठीक है, एक ही ग्रुप में रख दिया गया, ठीक है। ये तो इनका एक ड्रॉबैक हो गया। अब दूसरा ड्रॉबैक समझ लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है। सेकेंड ड्रॉबैक क्या है? क्योंकि लीनियस ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर आधारित था। किस पर आधारित था? फ्लावर पर आधारित था। फ्लावर पौधे का कैसा पार्ट है? रिप्रोडक्टिव, ठीक है। इस आर्टिफिशियल सिस्टम में खासकर स्पेशली लीनियस में, ठीक है, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया। आर्टिफिशियल सिस्टम की एक कमी और है क्योंकि पौधे में दो तरीके के भाग होते हैं, पता है ना, रूट, स्टेम और लीफ। ये पौधे का कैसा भाग है? हिंदी में बोलते हैं कायकी भाग, अंग्रेजी में वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। और फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है, समझ में आया? तो पौधे में दो तरीके के भाग होते हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। आर्टिफिशियल सिस्टम में दोनों को बराबर महत्व दिया गया है, बराबर महत्व। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि पौधे का जो वेजिटेटिव पार्ट है वो वातावरण बदलने के हिसाब से चेंज हो सकता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर है उसमें वातावरण में बदलाव अगर होगा कहीं तो कोई चेंज नहीं आने का, समझ में आया? जैसे मान लीजिए टेम्परेचर हाई होता है तो पौधे की पत्तियां क्या करती हैं? झड़ जाती हैं, या धीरे धीरे इवोल्यूशन के दौरान धीरे धीरे वो कांटों में बदल सकती हैं, जैसा डिजर्ट प्लांट में हुआ है ना एडेप्टेशन। अगर इन्वायरमेंट चेंज होगा तो रूट में भी बदलाव हो सकता है, स्टेम में भी, लेकिन फ्लावर में कोई बदलाव नहीं होना। तो फ्लावर एक ऐसा पार्ट होता है पौधे का जो कंजर्व रहता है, जिसके कैरेक्टर कंजर्व सुरक्षित रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। तो आखिर क्यों ना हम उसी का सहारा लें? क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम दोनों को बराबर महत्व ना दे करके पौधे को उस बात को महत्व दें जो इन फ्यूचर चेंज नहीं हो सकता है। भाई वेजिटेटिव पार्ट को अगर आप इंक्लूड कर ले रहे हैं, वेजिटेटिव पार्ट को ले करके आप क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसको बेस मान के कर रहे हैं, तो वेजिटेटिव पार्ट में कल को चेंज हो सकता है वातावरण बदलने पर, तब तो आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हो जाएगा। इसीलिए रिप्रोडक्टिव पार्ट को लेना चाहिए जो कंजर्व रहता है, इन्वायरमेंट बदलने पर कोई बदलाव नहीं होता है, समझ में आ रहा है? इनकी ये सबसे बड़ी कमी, इन्होंने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों को बराबर महत्व दिया था, समझ में आ रहा है? यहाँ दूसरा लिखेंगे ड्रॉबैक, इन दिस, मतलब इस आर्टिफिशियल की बात हो रही है, इन दिस वेजिटेटिव एंड reproductive part of plant have given same importance, बराबर इम्पोर्टेंस दिया गया है, ठीक है। आगे लिखेंगे बट, लेकिन होता क्या है? बट वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, चेंज हो जाते हैं, चेंज ड्यू टू इन्वायरमेंट के हिसाब से बदल जाते हैं, ठीक है। एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट रिमेन कंजर्व, सुरक्षित रहते हैं, बदलते नहीं हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि इन्वायरमेंट बदलने पर फ्लावर की किस पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई चेंजिंग नहीं आती, ठीक है। कौन सा पार्ट बदल सकता है? वेजिटेटिव पार्ट। तो ये कंप्लीट हो गया। आर्टिफिशियल सिस्टम में दो कमियां हैं। इसके बाद अगला सिस्टम क्लासिफिकेशन कौन सा है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए नेचुरल सिस्टम, इससे भी ज़्यादा एडवांस नेचुरल वाला है। किससे? आर्टिफिशियल से। आर्टिफिशियल में हमने क्या किया था? आर्टिफिशियल सिस्टम किस पर बेस्ड था? कुछ कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकल केवल मॉर्फोलॉजी पर आधारित था। रिप्रोडक्टिव केवल किस पर आधारित था? बड़े आकार की। लेकिन नेचुरल सिस्टम
प्लांट में जितने पॉसिबल कैरेक्टर या एनिमल में हो सकते हैं किसी भी जीव में, सब पर आधारित जितने भी पॉसिबल कैरेक्टर हो सकते हैं, समझ में आ रहा है, उन सब का सहारा ले सकते हैं आप क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो ज़्यादा अच्छा कौन हुआ इसमें? नेचुरल। यहाँ पर अगला लिखेंगे नेचुरल सिस्टम में किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स, सारे पॉसिबल कैरेक्टर पर बेस्ड है। कौन कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं प्लांट या एनिमल में? पॉसिबल बताइए। मॉर्फोलॉजी एक कैरेक्टर है, मॉर्फोलॉजी अभी दिखाना। हाइब्रिड। बायाकारकी तो करते ही थे आप लोग, इसमें भी बायाकारकी रहेगा, उस पर आधारित है। दूसरा क्या है? हाइब्रिड। हैबिट हो गया। कलर। दूसरा क्या है? कलर हो गया। कलर का मतलब नंबर का कलर कैसा है या उनके ब्लड का कलर कैसा है, ठीक है, कलर हो गया। और क्या है? नंबर। नंबर हो गया। टाइप ऑफ लीफ, शेप ऑफ लीफ का नंबर कैसा है, ठीक है, लीफ की संख्या कितनी है, उस पर आधारित हो सकता है। शेप ऑफ लीफ। एक मिनट रुक जाइएगा अभी आप लोग, ठीक है। ये आपका इसमें नहीं है, ये अभी मैं कहा मिस्टेक हुआ है, ये आपका पिछले में है। लीफ का नंबर किसमें आता है? मॉर्फोलॉजी का। बाहर। लीफ की शेप किसमें आती है? मॉर्फोलॉजी। आप बाहर से देख करके लीफ का नंबर बता सकते हैं कितना है, लीफ की शेप बता सकते हैं कितना है, किसी ऑर्गेनिज्म का कलर क्या है बाहर से देख के बता सकते हैं ना, ये इसमें नहीं है। समझ में आया? यहाँ देखिए मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है। क्या है? एनाटॉमी। उसके बाद क्या है? एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद क्या है? फाइटोकेमिस्ट्री। इस पर बेस्ड है, ठीक है। लास्ट में यहाँ लिखा हुआ देखिए किस पर बेस्ड है। कितनी चीजों पर आधारित है? कौन? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एनाटॉमी सब लोग समझते हैं क्या होती है? बनावट। आंतरिक बनावट। किसी भी जीव का आंतरिक अध्ययन करना एनाटॉमी। एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण का अध्ययन करना, ठीक है, एम्ब्रियो की स्टडी करना। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब प्लांट में कौन कौन से केमिकल बन रहे हैं उनका अध्ययन करना। क्या सभी पौधों में सेम टाइप ऑफ केमिकल बनता है? नहीं बनता है, अलग अलग टाइप के केमिकल बनते हैं। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है? केमिकल्स प्रोड्यूस्ड इन प्लांट। प्लांट में जो केमिकल्स बनते हैं, जैसे कुछ प्लांट क्या करते हैं, गम बनाते हैं, रेजन बनाते हैं, लेटेक्स बनाते हैं, सब केमिकल ही तो है, उस पर भी आता है। जितने पॉसिबल कैरेक्टर हो सकते हैं सब पर ये आधारित रहेगा, ठीक है। किसने दिया था नेचुरल सिस्टम? रैंडम एंड हुकर ने। रैंडम एंड हुकर ने दिया, ठीक है। एक चीज और आता है, हर्बेरियम में कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो किया जाता है? हर्बेरियम जो बनाते हैं हम लोग, हर्बेरियम, उसमें कौन सा सिस्टम क्लासिफिकेशन का फॉलो किया जाता है? आर्टिफिशियल है, फाइलोजेनेटिक है, ये रैंडम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन फॉलो किया जाता है, याद रखिए। नेचुरल सिस्टम हर्बेरियम बनाने में इसी सिस्टम को फॉलो किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं यूज्ड इन हर्बेरियम मेकिंग। हर्बेरियम में इस सिस्टम को यूज किया गया है, ठीक है। अब इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का फायदा तो है क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर को लेकर के क्लासीफाई किया गया है, समझ में आया? तो कंफ्यूजन के चांस कम है, समझ में आया? इसमें ऐसा नहीं होगा एक जैसे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग रखना पड़ गया, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को किसी एक ग्रुप में प्लेस करा दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम अच्छा है, लेकिन इसकी कमी क्या है? ये फाइलोजेनी पर बेस्ड नहीं है। फाइलोजेनी समझते हैं, इवोल्यूशन पर आधारित नहीं है, विकास पर आधारित नहीं है। इसका डीमेरिट क्या है? डीमेरिट लिखिएगा नॉट बेस्ड ऑन फाइलोजेनी। ये फाइलोजेनी पर बेस्ड नहीं है। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर बेस्ड नहीं है। कैसे बेस्ड नहीं है? एग्जाम्पल लिखेंगे कि यहाँ पर डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट। देखिए डाइकॉट को पहले रखा गया है, जिम्नोस्पर्म को बाद में है, उसके
बाद मोनोकॉट। ये सीक्वेंस गलत है। पहले कौन आया? जिम्नोस्पर्म। मतलब इन तीनों में देखा जाए जिम्नोस्पर्म पहले आएंगे, देन डाइकॉट आएगा, देन मोनोकॉट सबसे लास्ट में रहेगा। तो यहाँ फाइलोजेनी को ध्यान नहीं रखा गया, एवोल्यूशन को, विकास को ध्यान नहीं रखा गया है। समझ में आया? इसलिए सिस्टम क्या है, फॉलो नहीं किया जाता है। कौन सा फॉलो किया जाता है? तीसरा सिस्टम जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो इसको लिख लीजिए, हटा रहे हैं इसको। हो गया? नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। नाम से लग रहा आपको फाइलोजेनी, किस पर बेस्ड है ये? मेनली फाइलोजेनी, ठीक है, इवोल्यूशन पर बेस्ड है। इसको एक नाम है, इसको बोलते हैं क्लैडोस्टिक सिस्टम, ठीक है। किसने दिया था? साइंटिस्ट है हचिंसन, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट तख्ताजन, और अगले हैं एंगुलर एंड फ्रेंटल। ये तीन साइंटिस्ट मेन और भी है इसमें, ठीक है। इन्होंने फाइलोजेनेटिक किया था, किस पर बेस्ड था ये? बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इसी को क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी। क्या कहा जाता है? फाइलोजेनी को बोलते हैं, फाइलोजेनी। तो एक बात बताइए, क्या इसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी नहीं लिया गया होगा? लिया गया, सब कुछ लिया गया है, पिछला सारा है। एडवांस क्या किया गया है? फाइलोजेनी को भी रखा गया इसमें, देखिए उस पर भी। तख्ताजन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी, बिना मांस के हड्डी, लाइक बोन्स विदाउट फ्लैश, जिससे हड्डी जो होती है अगर उसमें फ्लैश ना रहे तो बेकार है, उसके साथ अगर मांस ना जुड़ा है। इसी तरीके से टैक्सोनॉमी अगर आप कर रहे हो, फाइलोजेनी का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो बेकार। समझ में आया? स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, पूछा जाता है कि टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक, किसकी तरीके से है? बोन्स विदाउट फ्लैश। ये इनका स्टेटमेंट था। अब फाइलोजेनी जो होती है, कैसे पता लगाते हैं कि कौन ऑर्गेनिज्म पहले आया, इस अर्थ पर कौन बाद में आया? इवोल्यूशन कैसे? फॉसिल्स की मदद से, जीवाश्म का सहारा लिया जाता है, ठीक है। फॉसिल्स की मदद से आती है, उससे पता लगता है कि ये फॉसिल कितना पुराना है। पता लगता है ना कि अगर मान लीजिए फॉसिल्स क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके कुछ शरीर के भाग जो है धरती में दबे हुए मिल जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। अब नहीं है, तो उस फॉसिल्स में कार्बन डेटिंग जो टेक्निक है, उससे हम फॉसिल्स की एज पता लगा लेते हैं और पता लगा लेते हैं फॉसिल कितना पुराना है, ठीक है। उस हिसाब से पता लग जाता है कि ऑर्गेनिज्म कब आया होगा उस अर्थ पर। तो फॉसिल्स का सहारा लेकर के हम फाइलोजेनी को पता लगाते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हमको कहाँ किस सीक्वेंस में रखना, पहले किसको रखना है, बाद में किसको रखना है, सीक्वेंस क्या बनानी है, ये किससे चेक होगा? फाइलोजेनी से। फाइलोजेनी का मतलब फॉसिल से चेक होगा। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसे पता लगाई जाती है? कैन बी डिटेक्टेड। इसको कैसे पता लगाते हैं? कैन बी डिटेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल के अध्ययन से, फॉसिल की स्टडी करके हम फाइलोजेनी पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, कैसे फाइलोजेनी पता लगाई
रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, नहीं उपलब्ध है, तब किसका सहारा लेंगे? तो एक चीज़ आगे यही लिखेंगे, यही पर लिखना, फॉसिल रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल, रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल, अगर उपलब्ध नहीं है या फॉसिल की स्टडी संभव नहीं है, फॉसिल नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे सीक्वेंस पता लगाई जाएगी कि ये ऑर्गेनिज्म कब आया था? ठीक है, देन फाइलोजेनी कैसे पता लगाएंगे? फाइलोजेनी डिटेक्टेड बाय तीन चीजों से पता लगाएंगे, उसमें हम लिखा है कौन सा? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से पता लगा लेंगे, साइटो मतलब तब इसका सहारा लिया जाएगा। अगर फॉसिल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तब किस चीज़ का सहारा लिया जाएगा? इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इन तीन चीज़ों का सहारा लिया जाएगा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का, इसके बाद कौन सा है? साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी का सहारा लेंगे और कीमोटैक्सोनॉमी। तो इस पर भी एक क्वेश्चन देखिए कि अगर फॉसिल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो इनकी मदद से हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम को यूज कर सकते हैं। जिंदा वाले में? हाँ, जिंदा वाले में क्या करना? जीवित में, जीवित जीव में। हाँ, क्लासिफिकेशन जीवित का ही करेंगे। नहीं, जैसे अगर फासिल ना मिला नहीं है, मान लीजिए किसी का फॉसिल नहीं है तो क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे किया जाएगा फाइलोजेनेटिक वाला? तो वो तीन चीज़ों का सहारा लिया जाएगा। अब ये क्या करके समझना, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है, साइटो और कीमोटैक्सोनॉमी क्या होती है, ठीक है? जी सर। वहाँ एक चीज़ आपको लग रहा है, इसको देखिए कभी कभी समझ में नहीं आता है, थोड़ा ध्यान समझिएगा फिर क्लियर समझ में आएगा। न्यूमेरिकल का मतलब नंबर से होता है, नंबरिंग, ठीक है? क्या चीज़ करेंगे? नंबरिंग करेंगे। किस चीज़ की नंबरिंग करेंगे? किसी भी प्लांट या एनिमल में जो लक्षण होते हैं, खासकर कौन से वाले लक्षण? मॉर्फोलॉजिकल, स्पेशली किसकी बात हो रही है? मॉर्फोलॉजिकल लक्षण, ठीक है? तो किसी भी प्लांट या एनिमल में जितने कैरेक्टर होते हैं, स्पेशली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उनको एक स्पेशल नंबर या कोड दे दिया जाता है। तो समझे, किसी भी प्लांट या एनिमल में जो लक्षण हैं, कैरेक्टर हैं, उनको क्या करेंगे? हम कुछ स्पेशल नंबर प्रोवाइड करा देंगे। जैसे जितनी क्लास है तो सबको एक रोल नंबर 1, 2, 3, 4 प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो यूनिक हो जाता है कि रोल नंबर 1 इसी बच्चे का है, ठीक है? तो हाँ, रोल नंबर के हिसाब से उसकी डिटेल क्या क्या होगी पता लग जाता है। ऐसे ही किसी प्लांट में जो कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर को स्पेशल कोड या नंबर्स प्रोवाइड करा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लीफ पढ़ा होगा, सिंपल लीफ। लीफ कितने तरीके की होती है? सिंपल होती है और कंपाउंड, संयुक्त पत्ती और सिंपल लीफ को क्या बोलते हैं? साधारण पत्ती, एक संयुक्त होती है, ठीक है? तो मान लीजिए मैंने सिंपल लीफ एक कैरेक्टर है कि नहीं है? सिंपल लीफ क्या एक कैरेक्टर है ना? कौन सा साधारण पत्ती है कि संयुक्त पत्ती? सिंपल लीफ को नंबर दे दिया 1, कंपाउंड लीफ को नंबर दे दिया 2, ये कोड दे दिया है, ये कोड या नंबर दे दिया है, ठीक है? मान लीजिए आप बोल रहे हैं किसी भी प्लांट में उसके सीड में 2 कॉटिलेडन है, डाइकॉट है, तो डाइकॉट के लिए आप नंबरिंग कितना कर रहे हैं? डाइकॉट क्या है? 3 नंबरिंग कर दिया। मोनोकॉट के लिए 4, मतलब 2 कॉटिलेडन है तो 3 नंबर, 4 और 1 कॉटिलेडन है तो 4। तो समझे, इसमें ऐसे नंबर दे दिया गया है, नंबर करेक्ट है। जितने लक्षण पॉसिबल होते हैं ना, उनको लक्षणों को पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है? जितने भी पॉसिबल लक्षण नोट कर लिया, हर कैरेक्टर को एक एक नंबर इंडिकेट कर दिया, मेंशन कर दिया कि तुम्हारा नंबर ये है। उसके बाद इस सारे को, ये जो डाटा आपके पास बन रहा ना, इस डाटा को कंप्यूटर में क्या करेंगे? स्टोर कर देंगे और उसको प्रोसेस करा देंगे रैंडमली। कंप्यूटर की मदद लेकर के इन डाटा को रैंडमली प्रोसेस करा देंगे। जब कोई चीज़ रैंडमली की जाती है तो हर चीज़ को बराबर महत्व मिलता है, जानते हैं? जी। एक होता है, स्पेशली मैं बार बार इन्हीं से सवाल पूछ रहा हूँ तो ये पकड़ा जाएंगे, बार बार मुझे से पूछा जा रहा है, और रैंडमली किसी से हो तो हाँ, सबको बराबर इंपॉर्टेंस दी जा रही कि नहीं दी जा रही है। तो कैरेक्टर को जब हम कंप्यूटर में प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है?
जैसे अब जो रैंक मान लीजिए मेडिकल का है, नीट का है, तो काउंसलिंग जब होती है तो हाँ कितने, जैसे कुछ जगह होता है कि आप स्कूल ले लीजिए, ठीक है, ये स्कूल हमको चाहिए, इसके बाद आपको कौन सा स्कूल मिलना आपको मिल जाएगा, वो प्रोसेस कर देता कंप्यूटर पूरा, ठीक है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। ऐसे इसमें है कि आप जो है ये डाटा आपने बनाया हुआ है, नंबर दे करके सबको कंप्यूटर पे स्टोर करिए, इसके बाद उसको प्रोसेस करा दीजिए, तो सारे कैरेक्टर को बराबर इम्पोर्टेंस मिलता है, किसी कैरेक्टर को कम या ज़्यादा महत्व नहीं मिलता। कंप्यूटर का फ़ायदा ये है, और मैक्सिमम कैरेक्टर को बहुत कम समय में वो क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर भी कर सकता है कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर का सहारा लिया जाता है, कैरेक्टर को कोई पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है, और कुछ समझ में आ रहा है। और एक चीज़ और, आपको मेनली क्वेश्चन से मतलब है, जैसे होता क्या है ना, किसी कुछ टॉपिक होते हैं बहुत कठिन, ठीक है, वो सब टॉपिक तो सब बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर कोई क्वेश्चन हो नहीं रहा है, यहाँ ये सॉल्व नहीं हो रहा, ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो गया, ठीक है, तो आप बताइएगा, उसमें आपका क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा, कोई भी होगा। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किस पर बेस्ड है, नंबर आप करें नंबर, नंबर्स, कुछ नंबर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है, सर्टेन नंबर्स, या फिर कोड भी हो सकता है, कोई जरूरी नंबर ABCD कोड, अल्फा बीटा कोड भी डाला जा सकता है। नंबर्स और कोड्स प्रोवाइडेड टू ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जितने कैरेक्टर्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितने कैरेक्टर ऑब्जर्व हो रहे हैं उन सबको पर्टिकुलर कोड या नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और देन डाटा प्रोसेस, उसके बाद क्या होगा, डाटा आर प्रोसेस, डाटा को प्रोसेस कर दिया जाएगा, किससे, बाय कंप्यूटर से। फायदा क्या होगा, सारे कैरेक्टर को बराबर इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ऑल कैरेक्टर्स हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो भेदभाव नहीं करेगा, समझ में आया, और सबको बराबर समझेगा, और कैरेक्टर ये है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अगला है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी, साइटो का मतलब समझ रहे हैं ना, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का मतलब उसका अध्ययन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम गुणसूत्र कहाँ होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर ही तो होता है, ठीक है। इसमें किस चीज़ का सहारा लिया जाएगा, साइटोटैक्सोनॉमी में क्या किया जाएगा, इसमें किसी भी कोशिका में, किसी प्लांट एनिमल में कितने गुणसूत्र हैं, कितने क्रोमोसोम हैं, कितने क्रोमोसोम, वो आप देख सकते हैं, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी है वो देख सकते हैं, क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, मतलब किस चीज़ पर आधारित है, क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का बिहेवियर। नंबर का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ह्यूमन 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, ऐसे सभी में अलग अलग है। इसके बाद क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हैं, क्या सारे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, नहीं, ह्यूमन में ही सबकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। इसके बाद कुछ क्रोमोसोम में पता लगा ये दोनों आर्म छोटी हैं और ये आर्म बड़ी हैं, 4 टाइप के क्रोमोसोम पड़े हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, हेटेरोसेंट्रिक, यूरोसेंट्रिक पड़ा होगा, ठीक है। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर भी अलग हो सकती है। क्रोमोसोम का बिहेवियर का मतलब समझ में आता है कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम किस प्रकार से अलग किस प्रकार से अलग हो रहे हैं, उनका बिहेवियर होता है, ठीक है। तो किस पर बेस है, ये 3 चीज़ों पर आधारित है। ये किस पर आधारित था, कैरेक्टर्स पर था, इसमें नंबर या कोड दिया जाता था, लेकिन ये किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन नंबर, शेप एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। तो साइटोटैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम को चेक करते हैं खाली, इसमें हम ये सब नहीं देखते हैं उसकी लीफ कैसी है, उसका रूट कैसा है, ये सब नहीं देखेंगे, केवल क्रोमोसोम का नंबर देखेंगे, उसका बिहेवियर, उसकी शेप देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है।
अगला लास्ट है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी क्या होता है? इसमें केमिकल्स, जानते हैं जितने भी प्लांट के एनिमल होते हैं सभी में केमिकल्स क्या हैं? सेम है कि डिफरेंट है? अलग 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 है, थोड़ा थोड़ा सभी का। अगर हमारे अंदर जो प्रोटीन है तो प्रोटीन का प्रकार पौधों में दूसरा हो सकता है, किसी दूसरे जीन में अलग प्रकार की प्रोटीन होगी। तो केमिकल्स का वैरायटी भी एक सहारा हो सकता है। क्लासिफिकेशन करने में हम केमिकल का टाइप, किस तरीके का केमिकल है उस बॉडी में, उसको भी हम बेस बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? कीमो का मतलब ही होता है केमिकल्स। किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन टाइप ऑफ केमिकल, टाइप ऑफ केमिकल एंड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में केमिकल का प्रकार है, उस पर बेस्ड। ये हो गया। अब देखिए, अब एक चीज़ समझना है कि जो पूरा प्लांट किंगडम जब आप समझेंगे तो इसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे। टर्म्स समझ रहे हैं? जैसे आता है स्पोरोफिटिक, गैमेटोफिटिक, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ठीक है। और क्या आता है? थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा, कहाँ आर्चिगोनिया बनता, कहाँ एंथीडिया बनता है। ये पूरा अगर मैं एक साथ आपको बता दे रहा हूँ, ठीक, इसको जब आप समझ जाएंगे तो आगे फिर थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। मतलब टर्मिनोलॉजी, कौन कौन से टर्म्स यूज़ किए जाएंगे बार बार। स्पोरोफिटिक क्या होता है, गैमेटोफिटिक क्या होता है, गैमेटोफिटिक को हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मोद्भित्ति, ऐसे कोई नाम है। और स्पोरोफिटिक को बीजाणुभित्ति, बीजाणु का नाम कोई बोला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी ज़्यादा करते हैं, समझ में आ रहा है? और जो आज नहीं आया होगा, जिसका आज ये मिस हो जाएगा, उसका पूरा प्लांट किंगडम मिस हो जाएगा, ठीक है। उसको पूरा प्लांट किंगडम मिस हो जाएगा। देखिए क्या क्या है इसमें। मैंने आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बताया था ना? सबको पता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है? हाँ, ठीक है। कोई समस्या हो किसी को बताइए। हैप्लॉइड किसको बोलते हैं? किसी भी सेल में अगर क्रोमोसोम का एक सेट है, जोड़ीदार क्रोमोसोम नहीं है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हैप्लॉइड। और जहाँ जोड़ीदार क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉइड। अब पूरे प्लांट किंगडम में कहाँ कहाँ हैप्लॉइड कंडीशन? मेन प्लांट बॉडी, मेन समझते हैं। जैसे कोई पौधा आपको दिखाई दे रहा है तो ये पौधे की मेन प्लांट बॉडी है। कोई पौधा हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे? देखिए, हैप्लॉइड में कौन कौन सा होता है? एल्गी। एल्गी क्या है? हैप्लॉइड। कुछ एल्गी को छोड़ करके सब एल्गी कैसी होती है? डिप्लॉइड। कुछ एल्गी में मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉइड, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एक्सेप्ट सम। ज़्यादातर एल्गी कैसी हैं? हैप्लॉइड। उसके बाद आ जाइए, अब चूँकि इसमें फंजाई में लिख रहा हूँ लेकिन फंजाई प्लांट में नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि फंजाई की बॉडी कैसी होती है। फंजाई कैसा है? हैप्लॉइड होता है। और किसकी बॉडी हैप्लॉइड? बैक्टीरिया की बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड। ब्लू ग्रीन एल्गी की बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। और कोई हैप्लॉइड होता है? ब्रायोफाइटा क्या है? हैप्लॉइड है। बस कितने हैप्लॉइड हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा के बाद आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या हो जाता है? डिप्लॉइड। यहाँ पर डिप्लॉइड किसको बोलेंगे? टेरिडोफाइट्स। जो टेरिडोफाइट्स हैं वो क्या है? डिप्लॉइड है। जिम्नोस्पर्म क्या है? डिप्लॉइड। और एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी कैसी है? डिप्लॉइड, ठीक है। आज जो बता रहा हूँ
को जो है एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, समझ में आया। बार बार टर्म यूज होगा, मैं बोलूँगा मेन प्लांट बॉडीज हैप्लॉइड, तो आपको पता होना चाहिए कि मेन किसकी हैप्लॉइड बॉडी, सारा एल्गी क्या है हैप्लॉइड एक्सेप्ट फ्यूल, सारा फंजाई वगैरह सब क्या है हैप्लॉइड, हो गया हैप्लॉइड डिप्लॉइड। सर जोड़ीदार क्रोमोसोम की, हाँ जोड़ीदार क्रोमोसोम। अब कहाँ पर थैलस होता है, इसके बाद दूसरी चीज का है, हो गया है। बताइए थैलस बॉडी कहाँ कहाँ होता है? थैलस आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? अगर मैं कहूँ फंजाई की बॉडी कैसी है, फंजाई क्या है, थैलस होता है, थैलस समझते हैं? थैलस क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें हम इसकी बॉडी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट देख रहे हैं, पौधे में रूट स्टेम लीफ होता है ना। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी एक जैसी है, पूरी बॉडी देखने में एक जैसी लग रही है, ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं? थैलस। फंजाई की पूरी बॉडी में आपको कहीं हाथ का नजर आता है नहीं, आगे भी नजर आता है, बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, अलग नहीं है, सारी बॉडी एक जैसी है। अनडिफरेंशिएटेड बॉडी को क्या बोलते हैं? थैलस। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, अलग अलग नहीं पहचान पाते हैं उसके हिस्सों को, सारे पार्ट एक जैसे नजर आ रहे हैं। बैक्टीरिया की बॉडी कैसी होती है? थैलस, ठीक है। उसके बाद में एल्गी की बॉडी कैसी होती है? थैलस। एल्गी समझ रहे हैं ना, एल्गी में सारे पार्ट एक जैसे होते हैं। एल्गी में कहीं रूट स्टेम लीफ नजर आता है? नहीं नजर आता, ठीक है। थैलस बॉडी, तो थैलस कहाँ कहाँ होता है? बैक्टीरिया में होता है, फंजाई में होता है, एल्गी की सारी बॉडी में क्या है? थैलस है, जहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। सब एल्गी नहीं लिखेंगे, सारा एल्गी क्या है? थैलॉइड बॉडी है। इसके बाद ब्रायोफाइटा में आप बोलेंगे, ब्रायोफाइटा में स्टार्टिंग वाले, ठीक है, स्टार्टिंग वाले ब्रायोफाइटा की बॉडी कैसी होगी? थैलस। टेरिडोफाइटा से बॉडी थैलस नहीं है। ब्रायोफाइटा के बाद क्या आता है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में जानते होंगे कि रूट स्टेम और होता है ना, वहाँ बॉडी थैलॉइड नहीं है। थैलस देख सकते हैं क्या होता है, लेकिन जिसको नहीं पता है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी को क्या बोलते हैं? थैलस, ठीक है। तो ये हो गया थैलस के बारे में। अब अगली चीज आ जाइए, कहाँ पर एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा का मतलब समझ रहे हैं आप? एल्गी से लेकर के और एंजियोस्पर्म तक जाइए, कहाँ कहाँ एम्ब्रियो बनेगा और कहाँ एम्ब्रियो नहीं बनेगा, ठीक है। तो बताइए एम्ब्रियो कहाँ बनता है? एंजियोस्पर्म में, और कहाँ बनेगा? जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट में भी एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। और कहाँ बनेगा? ब्रायोफाइटा से स्टार्ट होता है एम्ब्रियो, तो आप बोलेंगे ब्रायोफाइटा से लेकर के और एंजियोस्पर्म तक क्या बनता है? एम्ब्रियो। याद कर लीजिए, ब्रायोफाइटा बनता है, ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है। पता होना चाहिए एम्ब्रियो कैसे बनता है? जायगोट से। जायगोट को हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मनज, ठीक है। और एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं? तो ब्रायोफाइटा से लेकर के एंजियोस्पर्म तक क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। लिख ले तीनों से, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब यहीं से एक चीज और देखिए कि जायगोटिक मियोसिस कहाँ होती है? जायगोटिक मियोसिस समझ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस पर क्वेश्चन आता है कि जायगोट में मियोसिस कहाँ होती है। जैसे ये बताइए, हमारी बॉडी में स्पर्म और ओवा, स्पर्म क्या है? मेल गैमेट, ओवा क्या है? फीमेल गैमेट, दोनों मिल करके जायगोट बनाते हैं। जायगोट से एम्ब्रियो बनता है ना। जहाँ एम्ब्रियो बनेगा वहीं तो जायगोट में मियोसिस होगी, जहाँ एम्ब्रियो बनता ही नहीं है वहाँ जायगोट में मियोसिस नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जायगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, मियोसिस होगी कि माइटोसिस? कोई ना कोई तो सेल डिवीजन होगा, क्योंकि जायगोट एक सेल का नाम है, जायगोट एक कोशिका का नाम है। एम्ब्रियो में कई कोशिकाएं होती हैं,
तो जाइगोट में कोशिका विभाजन होता है कोशिका में, तो यहाँ बहुत सारी सेल्स हो जाती हैं। अब कौन सा सेल डिवीजन होता है ये किस चीज़ पर निर्भर करेगा? तो जाइगोट में माइटोसिस होगी, माइटोसिस का मतलब संसूत्रित विभाजन, या फिर क्या होगा मियोसिस होगी, मियोसिस का मतलब अर्धसूत्रित विभाजन। कौन सा विभाजन होगा किस चीज़ पर निर्भर करता है? मियोसिस। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि माइटोसिस होगी कि मियोसिस होगी? बताइए। ये डिपेंड करता है मेन बॉडी कैसी है, मेन बॉडी कैसी है, प्लांट एनिमल जो है उसकी मेन बॉडी कैसी है। अगर मेन बॉडी है हैप्लॉइड, क्या है हैप्लॉइड, तो जानते हैं जब मेन बॉडी हैप्लॉइड है तो इससे जब गैमीट बनेंगे तो गैमीट कैसे बनेंगे? मेल गैमीट बनेगा ना, और क्या बनेगा फीमेल गैमीट, एक गैमीट मेल वाले बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हम लोग की बॉडी कैसी है डिप्लॉइड, ओवन। हम लोगों की बॉडी में गैमीट, स्पर्म या ओवा किस प्रोसेस से बनते हैं? माइटोसिस की मियोसिस? माइटोसिस से गैमीट बनता है, मियोसिस से बनता है, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी कैसी है ओवन है ना, तो गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ये पता होना चाहिए। गैमीट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं हमेशा, ठीक है। जब गैमीट हैप्लॉइड है तो क्या होगा? देखिए हैप्लॉइड है, जिसकी बॉडी ओवन, जिसकी बॉडी डिप्लॉइड, उसमें गैमीट को हैप्लॉइड करने के लिए कौन सा सेल डिवीजन होगा? मियोसिस होगी। लेकिन जिसकी बॉडी शुरू से ही हैप्लॉइड है, माइटोसिस में गैमीट को बनाने के लिए माइटोसिस होती है, उल्टा होता है माइटोसिस, ठीक है। अब गैमीट बन गया है, दोनों यूज करके क्या बनाएंगे? जाइगोट। जाइगोट कैसा बनेगा? ट्यूबन बनेगा। अब जाइगोट ट्यूबन बन गया तो जाइगोट से जानते हैं क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, बनेगा ना। और एम्ब्रियो से नया बॉडी रेडी हो जाएगा, प्लांट का नया बॉडी एम्ब्रियो से रेडी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब जाइगोट बना, जाइगोट कैसा बनेगा? ट्यूबन। अगर सोचिए जाइगोट में मियोसिस होगी कि माइटोसिस होगी? माइटोसिस, ह्यूमन के लिए माइटोसिस होगा। यहाँ इस केस में मियोसिस, क्योंकि जाइगोट में क्रोमोसोम का नंबर डबल 2n है, और यहाँ से हमको मेन प्लांट बॉडी वापस लानी है n। मेन प्लांट बॉडी जो वापस लेके आनी है, जो इसके बच्चे बनेंगे वो तो हैप्लॉइड बनाने हैं ना। तो हैप्लॉइड कैसे बनेगा? जब तक जाइगोट में मियोसिस नहीं होगा तब तक ये n कैसे आएगा? अगर सोचिए माइटोसिस होगी जाइगोट में तो 2n का 2n एम्ब्रियो में चला जाएगा, फिर अगली बॉडी तो 2n हो जाएगी। पेरेंट्स पता लगा हैप्लॉइड है, बच्चे क्या हो गए? डिप्लॉइड हो गए। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्रोमोसोम का नंबर बराबर रखना है, इससे जाइगोट में यहाँ मियोसिस होती है। जिसकी बॉडी हैप्लॉइड वहाँ जाइगोट में मियोसिस था, ठीक है। तो जाइगोट में मियोसिस लिखिएगा कहाँ होती है? इन हैप्लॉइड बॉडी, इन हैप्लॉइड, क्योंकि प्लांट वाला पढ़ रहे हैं तो इसलिए प्लांट लिख रहे हैं। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में क्या होगा? जाइगोटिक मियोसिस होगा। अब जो हैप्लॉइड होते हैं वहाँ ध्यान रखना है जाइगोट में मियोसिस होती है। इसके बाद देखिए एक वर्ड है क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स होता है, और एक वर्ड है फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स ये बता सकते हैं कोई क्या है? क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स क्या होते हैं? सर पहले 3 ही वाले तो फेनरोगम दूसरे था, जिनमें वाले एल की ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये क्या क्रिप्टोगैम्स हैं। बाकी क्या है? फेनरोगैम्स, मतलब जहाँ पर सेक्स ऑर्गन हिडन होता है, छुपा होता है, डायरेक्ट बच्चे ने ऐसे पौधे को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम्स। वो कभी सीड नहीं बना पाते हैं, याद रखिए सीड नहीं बनता है, सेक्स ऑर्गन छुपा रहता है, ठीक है। तो क्रिप्टो का मतलब ही होता है हिडन। यहाँ लिखेंगे हिडन सेक्स ऑर्गन। इनमें क्या होते हैं? हिडन सेक्स ऑर्गन। और कोई सीड नहीं बनेगा, नो सीड फॉर्मेशन, कोई सीड नहीं बनेगा। एग्जाम्पल क्या है इसमें? एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया और टेरिडोफाइटा हो गया, ठीक है। फेनरोगैम्स को होता है जहाँ पर सेक्स ऑर्गन छुपा नहीं होता, ओपनली दिखाई देता है। जैसे पौधे में फूल दिखता है तो फूल इसका सेक्स ऑर्गन होता है, नहीं है, दिखता है ना। ऐसे जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, यहाँ पर 2 आएंगे, देखिए यहाँ पर पहले लिखिएगा एक्सपोज सेक्स ऑर्गन। कैसा सेक्स ऑर्गन होता है? एक्सपोज, मतलब दिखता है। ये सब क्या बनाते हैं? सीड फॉर्मेशन करते हैं।
यहाँ सीड बनेगा। एग्जाम्पल क्या है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। लेकिन जिम्नोस्पर्म में तो फ्लावर नहीं बनता है। जिम्नोस्पर्म में याद रखिए फूल नहीं बनता है। फूल कहाँ बनता है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर है। समझ में आया? लेकिन जिम्नोस्पर्म में सेक्स ऑर्गन की पहले फूल नहीं बनता, लेकिन इसका सेक्स ऑर्गन है ना। ठीक है, आप पढ़ते हैं ना इसमें माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल टर्म आपने है, सेक्स ऑर्गन होता है बट फ्लावर नहीं होता। सीड बनता है लेकिन फल नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी बोलते हैं और एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी। अनावृत बीजी का मतलब वहाँ पर सीड बीज नग्न होते हैं, फूल नहीं बनता है। फल के अंदर बीज नहीं बनता है क्योंकि फल वृद्धि नहीं होती है। हाँ, नीचे वाला नहीं मिला। ये हो गया। इसके बाद अगर कहें ट्रैकियोफाइटा क्या होता है? ट्रैकियोफाइटा, और एक वर्ड है ट्रैकियोफाइटा। बताएंगे कोई क्या है ये सब? ट्रैकियोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। फाइटा मतलब प्लांट, फाइटा का मतलब क्या होता है? प्लांट। ट्रैकियो का मतलब है ट्रैकिड से, और ट्रैकिड किसका पार्ट है? जाइलम का एक हिस्सा है। जाइलम में 4 सेल होती है ना, उसमें से एक सेल कौन सी है? ट्रैकिड है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जिसमें जाइलम में ट्रैकिड्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रैकियोफाइटा। या आप ऐसे कह सकते हैं जहाँ जाइलम और फ्लोएम होता है, जहाँ वेस्कुलर बंडल होते हैं, संवहनोतक। जिस पौधे में संवहनोतक होगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रैकियोफाइटा। मतलब वेस्कुलर बंडल फाइंड। वेस्कुलर बंडल्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? बताइए एग्जाम्पल क्या है? टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन 3 जगह क्या है? आपको वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम मिलेगा। मतलब पहली बार वेस्कुलर बंडल कहाँ आया? टेरिडोफाइट्स में पहली बार संवहनोतक डेवलप हुआ। ठीक है, एक ट्रैकियोफाइटा बच्चा है इसमें, एलिफेंट बच्चा। यहाँ वेस्कुलर बंडल एब्सेंट लिखेंगे। वेस्कुलर बंडल क्या होता है? एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल क्या है इसमें? एलगी हो गया और ब्रायोफाइटा। ठीक है, अब आ जाइए एंथ्रेडिया और आर्चिकोनिया समझ लीजिए क्या होता है। एक वर्ड है एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया, और एक वर्ड है आर्चिगोनिया। समझ रहे हैं एंथ्रीडिया क्या होता है? जैसे ये जो फूल वाले जो पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्म जिसको आप कहते हैं, एंजियोस्पर्म में स्टेमेन पुंकेसर होता है और स्त्री केसर जिसको जायांग बोलते हैं ना। तो पुंकेसर में क्या बनता है? मेल गैमीट, नर युग्मक, और स्त्री केसर में मादा युग्मक बनता है ना। वैसे ही ये पौधे का कौन सा भाग है? एंथ्रेडिया मेल पार्ट, नर भाग है, और ये मादा भाग है। जिस पौधे में फूल नहीं बनता है, जहाँ फूल नहीं बनेगा, जैसे जिम्नोस्पर्म तक फूल नहीं बनता है, ठीक है, वहाँ पर नर भाग को क्या बोलेंगे? एंथ्रेडिया, और मादा भाग को क्या बोलेंगे? आर्चिगोनिया। समझ में आया? तो एंथ्रेडिया क्या है? ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे का नर भाग है। तो नर भाग में क्या बनेगा? मेल गैमीट, दैट फॉर मेल गैमीट, जिसमें मेल गैमीट बनेंगे। सर जी, ये केवल एंजियोस्पर्म में पाया है। हाँ, ये केवल एंजियोस्पर्म में पाया है। ये हाँ, ये एंजियोस्पर्म में होता ही नहीं है। हाँ, या जिम्नोस्पर्म तक कहानी खत्म है इसकी। एंजियोस्पर्म में फूल आ जाता है, फूल आ जाता था बोलेंगे पुंकेसर और स्त्री केसर हो जाता था। समझ में आया? तो देखिए आर्चिगोनिया कहाँ मिलेगा? आर्चिगोनिया फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट। क्या होगा इसमें? फीमेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट, और यहाँ पर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो आता है अक्सर ना कि कहाँ पर एंथ्रेडिया है, कहाँ आर्चिगोनिया है,
वो एक बार देखिए। हटा दें इसको भी। कितना ही ग्रुप होता ना एलगी से लेकर के एंजियोस्पर्म। इसका मेन पार्ट क्या है? मेन पार्ट। और यहाँ फीमेल पार्ट। एलगी का मेन पार्ट क्या होता है? एंथीडिया नहीं बोलेंगे, ठीक है, सॉरी एंथीडिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका मेन पार्ट क्या है? एंथीडिया। फीमेल पार्ट इसका आर्चिगोनिया नहीं होता, यही ध्यान रखना। एलगी में फीमेल पार्ट को आर्चिगोनिया नहीं बोलते हैं, ओगोनिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ओगोनिया। इसलिए यहाँ पर ये आप सर्किल करके टिक कर लीजिएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये सभी में आपको आगे मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उसके लिए क्या होता है? ओगोनिया होता। अब आ जाइए ब्रायोफाइट पर। यहाँ पर सेम वही एंथीडिया रहेगा और फीमेल पार्ट क्या हो जाएगा? आर्चिगोनिया, ठीक है। टैडोफाइट में आ जाइए। टैडोफाइट में क्या होता है? एंथीडिया यहाँ पर भी रहेगा। क्या रहेगा? एंथीडिया। समझ में आया? और आर्चिगोनिया दोनों रहेगा। एंथीडिया भी है और आर्चिगोनिया। जिम्नोस्पर्म में बॉक्स बना लीजिएगा कि यहाँ पर एंथीडिया एब्सेंट है, ठीक है, एब्सेंट होता है, क्रॉस करके। जिम्नोस्पर्म में एंथीडिया आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मेल पार्ट नहीं होता, लेकिन मेल पार्ट को एंथीडिया नाम लीजिए, ठीक है। आर्चिगोनिया मिलेगा, आर्चिगोनिया मिलेगा। एंजियोस्पर्म में तो कुछ होता ही नहीं है, तो दोनों क्या लिखेंगे? एंथीडिया भी नहीं है और आर्चिगोनिया भी नहीं है। इसकी जगह एंडोसियम और वैल्यूसियम होता है, ठीक है। ध्यान का रखना पूरे में, सब पूरे में ध्यान ही रखना है कि एंजियोस्पर्म में कुछ नहीं है ऐसा। दो जगह आपको यहाँ जिम्नोस्पर्म में एंथीडिया गायब है और एलगी में आर्चिगोनिया की जगह आपको ओगोनिया लग जाएगा, ठीक है। ये बार बार आएगा। जब एलगी ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे तो बार बार आएगा कि मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक, बार बार टर्म आएगा। ये समझ लीजिए क्या होगा। हो गया ये? कोई बताएगा गैमेटोफिटिक, गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है? हाँ, गैमेटोफाइट मीन्स क्या होता है? ऐसी बॉडी जिसमें गैमीट बना सकती है। जो बॉडी गैमीट बनाती है, आइदर मेल और फीमेल गैमीट को बनाएगी, उस बॉडी को क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट बॉडी, ठीक है। ये टर्म याद रखिए, एनिमल्स में यूज नहीं किया जाएगा। फाइट का मतलब प्लांट होता है। एनिमल्स में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट टर्म नहीं यूज होते हैं, ठीक है। ये केवल प्लांट में। गैमेटोफाइट का मतलब प्लांट बॉडी, ऐसी बॉडी दैट फॉर गैमीट, जो गैमीट बना सकती है। कौन से गैमीट? मेल भी बनाएगी और फीमेल भी बनाएगी। अब भाई मैंने आपको बताया कि गैमीट बनता कहाँ है? एंथीडिया में बनेगा और आर्चिगोनिया में बनेगा ना। एंथीडिया में क्या बनेगा? मेल गैमीट, आर्चिगोनिया में फीमेल गैमीट बनेगा। ये तो होना। तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं ऐसी बॉडी जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, एंथीडिया आर्चिगोनिया होते हैं, उस बॉडी को क्या बोल सकते हैं? गैमेटोफाइट। क्योंकि जब वो बॉडी गैमीट बना रही है, गैमीट कहाँ होता है? एंथीडिया आर्चिगोनिया बनाती है।
हवा में नहीं बनता गैमेट, ठीक है। सेक्स ऑर्गन में बनते हैं, जैसे ह्यूमन में टेस्टिस में बनता है और फीमेल में ओवरी में बनता है, समझ में आया। तो जिस बॉडी में सेक्स ऑर्गन होती है इसी बॉडी को गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, बॉडी दैट कंटेन सेक्स ऑर्गन। अब कौन सा सेक्स ऑर्गन अभी मैंने बताया ना कि कहीं पर एंथीडिया को ओवोनिया बोला जाएगा एल्गी में, तो मैंने इसलिए सेक्स ऑर्गन लिख दिया। सेक्स ऑर्गन में एंथीडिया और आर्चिओनिया होता है, एक दो जगह छोड़ करके, ठीक है। अब यहाँ पर किस की बॉडी गैमेटोफाइट होगी, ये ध्यान रखना है कि गैमेटोफाइट किस की बॉडी। एक चीज़ और बताइए, गैमेटोफिटिक बॉडी ऑलवेज हैप्लॉइड, पता होना चाहिए। कैसी होती है? हैप्लॉइड। रट लीजिए, बॉडी कैसा होगा, यंग लिखेंगे। अगला पॉइंट, ऑलवेज हैप्लॉइड, बॉडी ऑलवेज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब यंग होगा, ठीक है। यहीं से एक चीज़ क्लियर होगा कि जब बॉडी हैप्लॉइड है, हमको गैमेट बनाना है सेक्स ऑर्गन में, तो कौन सा कोश का विभाजन होना चाहिए? माइटोसिस। क्योंकि ये बॉडी एन है, उसमें सेक्स ऑर्गन में गैमेट एन वाले बनाने सेम करना है, तो माइटोसिस होती है। तो माइटोसिस किस बॉडी में होती है? गैमेटोफिटिक बॉडी में माइटोसिस होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन पौधों में कहाँ होगा? सारे पौधों में नहीं। जिसकी बॉडी गैमेटोफिटिक है वहाँ पर माइटोसिस गैमेटोफिटिक होता है। एग्जाम्पल कौन कौन सा है गैमेटोफाइट का? तो अब यहीं से आप पता लगा लेंगे। जिसकी बॉडी हैप्लॉइड में मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? गैमेटोफाइट होगी ना। एल्गी की बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड। एल्गी में मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? गैमेटोफिटिक होगा ना। एल्गी के बाद क्या आता है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, क्योंकि बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड। डिप्लॉइड बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है? टेरिडोफाइटा से। तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक कहाँ चेंज होगा? टेरिडोफाइटा। देखिए, एल्गी की मुख्य पौधा गैमेटोफिटिक, ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा गैमेटोफिटिक, ठीक है। लेकिन टेरिडोफाइटा में जैसे आप आएंगे तो मुख्य पौधा गैमेटोफिटिक नहीं होता है। मुख्य पौधे को क्या बोलते हैं? स्पोरोफिटिक पौधा। क्यों? क्योंकि वो पौधा गैमेट नहीं बनाता है डायरेक्ट। जैसे ये जो आपको पौधे दिख रहे हैं, ये कौन से पौधे हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी कैसे होती है? स्पोरोफिटिक। क्यों होती है? क्योंकि स्पोरोफिटिक बॉडी का मतलब क्या होता है? वो बॉडी स्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा। गैमेट बनेगा, लेकिन उसमें डायरेक्ट स्पोर बनेगी, वो गैमेट नहीं रेडी करती है। ऐसी बॉडी जो स्पोर बनाती है उस बॉडी को स्पोरोफिटिक बॉडी बोलते हैं। स्पोर कैसे बनता है? पौधे जो दिख रहे हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में फूल होता है, फ्लावर, फ्लावर में क्या होता है? मेल पार्ट, मेल पार्ट में एंड्रोसियम होता है, फीमेल पार्ट गायनेसियम, फीमेल पार्ट में गायनेसियम। पॉलन ग्रेन बताइए कहाँ बनता है? पॉलन ट्यूब, फ्लावर के अंदर बनता है, फूल के अंदर ही तो बनता है पॉलन ग्रेन। स्टैमेन जिसको आप कंप्रेसर बोलते हैं ना, उसी में तो पॉलन ग्रेन बनता है, ठीक है। इसी तरीके से फीमेल पार्ट में एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश बोलते हैं, बनता है ना। वो जो दोनों बन रहे हैं वो किस पौधे पर बन रहे हैं? वो दोनों स्पोर हैं, पता होना चाहिए। पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक, इसको भ्रूण कोश बोलते हैं, वो सब क्या है? स्पोर है। पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर है, एम्ब्रियो सैक मेगा स्पोर है। समझ में आ रहा है? इस चीज़ को ध्यान समझ लीजिएगा कि पॉलन ग्रेन, एम्ब्रियो सैक सब स्पोर हैं। और चूँकि पॉलन ग्रेन फूल में बन रहा है, और वो फूल कहाँ आ रहा है? ये पौधों को आ रहा है। इसलिए ये पौधे कौन से हो गए? स्पोरोफिटिक हो गए। समझ में आया? तो स्पोरोफिटिक वो बॉडी होती है जिसमें स्पोर बनते हैं। सारे स्पोर एक जैसे भी हो सकते हैं, स्पोर दो टाइप के भी हो सकते हैं। आगे पढ़ेंगे, कुछ स्पोर एक जैसे होते हैं, अब कुछ स्पोर क्या है? छोटे बड़े होंगे तो माइक्रो और मेगा स्पोर, ठीक है। गैमेटोफिटिक समझ में आया? इन बॉडी, ये बॉडी क्या बनाएंगे? सीधे सीधे डायरेक्ट गैमेट बनाएंगे, ध्यान रखना है। स्पोरोफिटिक बॉडी क्या होती है? हाँ, दैट फॉर्म, ऐसी बॉडी जो क्या करती है? स्पोर बना सकती है, या ऐसे बोलेंगे स्पोर कंटेनिंग बॉडी। ऐसी बॉडी जिसमें क्या होते हैं? स्पोर होते हैं या स्पोर बनते हैं, ठीक है। ऐसी बॉडी को स्पोरोफिटिक। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये आपको टेरिडोफाइटा से स्टार्टिंग होगी। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और
सब क्या है इसको, लेकिन एक ऑल डिप्लॉयड बॉडी इज नॉट स्पोरोफिटिक होता, क्योंकि कुछ एल्गी डिप्लॉयड होते हैं, कुछ एल्गी कैसी होती है, जैसे ब्राउन एल्गी है, कुछ पीपस वो डिप्लॉयड है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि उस एल्गी में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक नहीं है, ठीक है। गैमेटोफिटिक की बॉडी रहेगी, तो वो जब गैमेट बनाएगा ना तो गैमेट वहाँ डिप्लॉयड हो जाएंगे, उससे एक्सेप्शन में आता है। अब देखिए गैमेटोफिटिक हो गया और स्पोरोफिटिक हो गया। एक चीज और समझ लीजिए, कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होगा, देखिए सभी जितने भी प्लांट हैं एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक जितने भी पौधे जितने ग्रुप बने हैं सभी में क्या होता है, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक बॉडी दोनों होती है। ऐसा नहीं होता है कि गैमेटोफिटिक है खाली स्पोरोफिटिक नहीं है, ठीक है। दोनों तरीके की आपको कंडीशन देखने को मिलेगी, स्पोरोफिटिक कंडीशन भी मिलेगी और गैमेटोफिटिक सभी में मिलता है। हाँ ये है कि कितने समय के लिए कौन कंडीशन रहती है बात अलग है। जैसे देखिए जो एल्गी होती है, एल्गी में मैंने बताया क्या होता है, मेन बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक बॉडी, गैमेटोफाइट जो है वो मेन बॉडी है, मेन बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट है। कोई एल्गी का जो पौधा आप देखते हैं ना, शैवाल जो देखते हैं नदी में, वो शैवाल क्या है, गैमेटोफाइट है, उसमें सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट। लेकिन यहाँ जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट, ठीक है, ये स्पोरोफाइट क्या होता है, लेस डेवलप होता है, लेस डेवलप समझ रहे हैं ना, कम देरी होगा, ठीक है भाई। मेन प्लांट बॉडी जब ये मुख्य पौधा आप बोल रहे हैं तो दूसरा वाला जो स्पोरोफिटिक बॉडी बनेगी ना वो क्या होगा, लेस डेवलप होगा, ठीक है, कम डेवलप। और जो चीज़ कम डेवलप होती है वो डिपेंड किस पर होती है, डिपेंड किस पर होगा, मेन बॉडी मेन बॉडी पर डिपेंड रहेगा, उसी पर निर्भर रहेगा, ठीक है, उसी से न्यूट्रिशन लेगा। तो एल्गी में क्या होता है, मेन बॉडी गैमेटोफिटिक होती है मेन बॉडी, और स्पोरोफिटिक बनता है, स्पोरोफिटिक बॉडी आएगा, ठीक है, और वो किस पर डिपेंड करेगा, गैमेटोफाइट पर। अब एल्गी में स्पोरोफाइट का मतलब समझ लीजिए, एल्गी में जो जाइगोट होता है, जाइगोट इज स्पोरोफाइट। जाइगोट क्या है, स्पोरोफाइट। जाइगोट समझ लेना। पूछा जाता है कि एल्गी के केस में स्पोरोफिटिक बॉडी का नाम बताइए, तो जाइगोट होता है। जाइगोट कैसे बनता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनेगा। मेल फीमेल गैमेट कौन बनाएगा, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया तो होता नहीं, उकोनिया होता, वो मिलकर बनाएंगे। वो सब कहाँ है, ये सब बन कहाँ रहा है, मेल फीमेल गैमेट कहाँ बन रहे हैं, गैमेटोफिटिक बॉडी का मतलब होता है वो गैमेट क्या बनाएगी, ये मेल गैमेट भी बनाएगी और फीमेल गैमेट बनेगा। इसी में फर्टिलाइज भी होगा, यही सब कुछ होगा। ऐसा नहीं होता कि वो अलग नहीं है। स्पोरोफिटिक जो जाइगोट बन रहा है वो जाइगोट इसी के अंदर बन रहा है, ठीक है, बस उसको नाम दे दिया जाता है कि वो स्पोरोफिटिक है। समझ में आ रहा है, वो क्या है, स्पोरोफिटिक है। यहाँ पर जाइगोट जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है, और क्योंकि जाइगोट कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है ना, एक कोशिकीय, ठीक है। याद रखिए पूरे प्लांट किंगडम में एक कोशिकीय है। स्पोरोफाइट कहाँ मिलता है, एल्गी में। यूनिसेलुलर स्पोरोफाइट और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आज इसके बाद देखिए ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे और टेट्रोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, हर जगह आपको स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर दिखाई देगा। यूनिसेलुलर स्पोरोफाइट कहाँ दिखता है, केवल एल्गी में। इसको बहुत इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, ओनली एल्गी है, केवल एल्गी नहीं, एल्गी है, यूनिसेलुलर आपको यूनिसेलुलर स्पोरोफाइट दिखाई देगा। आपको समझ में आ गया होगा कि स्पोरोफाइट जो हम कह रहे हैं वो क्या है, वो इसी गैमेटोफाइट के अंदर ही बनेगा, इसको उसको नाम दे देते हैं स्पोरोफाइट।
कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा, देख के बताइए। एल्गी कैसा है, जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, यहाँ स्पोरोफाइट डिप्लॉइड। और वैसे भी स्पोरोफाइट कभी हैप्लॉइड नहीं होता, अभी मैंने लिखा है। गैमेटोफाइट ऑलवेज हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट ऑलवेज डिप्लॉइड। ऑलवेज नहीं, आगे देखेंगे क्यों। ब्रायोफाइटा आ जाइए, ब्रायोफाइटा की मेन बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड मतलब गैमेटोफाइट। मेन बॉडी कैसी होगी, गैमेटोफाइट जो होगा, गैमेटोफाइट ये मेन बॉडी का नाम। अगर कोई आपको ब्रायोफाइट पौधा दिखाई देता है तो वो उसकी कौन सी स्टेज है, वो गैमेटोफिटिक बॉडी है, क्योंकि उसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं। गैमेट बनाएगा मेल फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन उसी के अंदर ही होगा, जाइगोट बनेगा। लेकिन एक चीज़ और स्पेशली आएगी, जाइगोट से एम्ब्रियो भी बनेगा। अब तक एम्ब्रियो नहीं बन रहा था, एल्गी में कोई एम्ब्रियो नहीं है, जाइगोट ही लास्ट है, जाइगोट ही स्पोरोफिटिक है। जानते हैं जाइगोट को मैंने स्पोरोफिटिक क्यों बोला, मैंने एम्ब्रियो को नहीं बोला, क्योंकि एम्ब्रियो बनता ही नहीं, एल्गी में एम्ब्रियो बनता ही नहीं, तो लास्ट है ये जाइगोट, ये स्पोरोफिटिक हो जाता है। यहाँ क्या है, यहाँ पर इस बॉडी में मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनेगा, क्योंकि सेक्स ऑर्गन है इसमें, फर्टिलाइजेशन इसी में होगा, जाइगोट बनेगा इसी में, जाइगोट से एम्ब्रियो भी इसी के अंदर बनेगा ना। और एम्ब्रियो जो बनेगा वो एम्ब्रियो क्या करेगा, स्पोरोफिटिक पौधे को जन्म देगा। समझ में आया। यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ जो स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट वो भी क्या रहेगा, लेस डेवलप भी रहेगा, लेस डेवलप। जो मेन बॉडी होती है हमेशा हाईली डेवलप होती है, दूसरी स्टेज हमेशा लेस डेवलप होती है। ठीक है, यहाँ मेन बॉडी सब यही चल रही है, गैमेटोफाइट है, ये लेस डेवलप है स्पोरोफाइट। ठीक है, ये स्पोरोफाइट कहाँ रहेगा, इसी गैमेटोफाइट के ऊपर लगा रहेगा, बाद में बनता है, शुरू में नहीं होता है। ये बाद पहले गैमेटोफिटिक वजह से पौधों में पहले फूल शुरू से नहीं आ जाता ना, पहले पौधा बनता है, सिस्टम लीफ बनती है, जल जाकर के फ्लावर बनता है, नहीं बनता। ठीक है, उसी तरीके से पहले गैमेटोफिटिक पौधा बनेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, वो एम्ब्रियो इसी के अंदर बन रहा है, उस एम्ब्रियो से क्या बनेगा, स्पोरोफिटिक रेडी होगा, जो इसी के ऊपर न्यूट्रिशन लेगा। तो ये भी इस पर क्या है, डिपेंड है, स्पोरोफाइट भी क्या है, डिपेंड है इस पर ऑन गैमेटोफाइट। यहाँ देख लीजिए डायग्राम में, ब्रायोफाइट दिख रहा है, इसके ऊपर वाले हिस्से को हटा दीजिए, खाली पत्ती और रूट की तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दे, रूट तो नहीं है ना, इतना पार्ट शुरुआत में कितना रहता है, ब्रायोफाइटा पौधे में शुरुआत में इतना रहेगा, ये ऊपर का हिस्सा बाद में बनता है, इसके ऊपर बनेगा, ये गैमेटोफाइट है, इसी में सेक्स ऑर्गन है, सब कुछ है, यही एम्ब्रियो बना, जो एम्ब्रियो बना उसने क्या किया, इस ऊपर वाले पौधे को रेडी कर दिया, ये वाला हिस्सा बाद में बना, ये वाला हिस्सा क्या है, स्पोरोफाइट है, एम्ब्रियो से डेवलप हुआ है, इसमें खुद सूटा कैप्सूल पढ़ते हैं। स्पोरोफाइट का मतलब स्पोर, इसी के अंदर बनेगा स्पोर, ये जो आप देख रहे हैं ना कैप्सूल लिखा हुआ, कैप्सूल में क्या बनेगा, स्पोर बनेंगे। ठीक है, ये इस पर डिपेंड है, हो गया। आगे देखिए टेरिडोफाइटा, पहले करें सर नीचे ही सब कुछ बन जाए तो कैप्सूल में बनने क्या हो सकता है, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, पहले सर कह रहे हैं आप गैमेटोफाइट में ही सब कुछ बन जाएगा, सेक्स ऑर्गन बनेगा, सेंस ये है कि कैप्सूल में बनने को सब बनेगा, एम्ब्रियो जो बनेगा, एम्ब्रियो से नया स्पोरोफाइट रेडी होगा, नहीं होगा। तो एम्ब्रियो कहाँ बना है, नीचे गैमेटोफाइट में, सब गैमेटोफाइट में बना है ना, फीमेल पार्ट में। अच्छा बताइए, एम्ब्रियो मेल पार्ट में बना होगा कि फीमेल पार्ट में बना होगा, 3D आर्ची फीमेल होता है ना ब्रायोफाइटा में, फीमेल पार्ट में, क्योंकि एम्ब्रियो हमेशा फीमेल पार्ट से ही बनता है, तो आर्चिगोनिया में बना होगा एम्ब्रियो। ठीक है, और उसने क्या बनाया होगा, स्पोरोफाइट रेडी किया उसी में। ठीक है, तो ये स्पोरोफाइट इससे पोषण ले रहा है नीचे वाले पौधे से, क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। आपको हरा देखने में लग रहा है ना, ये हरा नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं है स्पोरोफाइट में, इस पर डिपेंड है गैमेटोफाइट पर हो जाती है।
आगे आ जाइए टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी कैसे होगी, अब चेंज हो जाएगा। यहीं से चेंज है, देखिए यहीं से मेन प्लांट बॉडी बदल जाती है, क्या हो जाती है, स्पोरोफाइट। ये है मेन बॉडी, ठीक है। स्पोरोफाइट का सेंस समझे, क्या इसमें गैमेट बनेंगे, इसमें सेक्स ऑर्गन होगा स्पोरोफाइट में, स्पोर बनेंगे। हाँ, स्पोरोफाइट में क्या होगा, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, इसमें बनेगा स्पोर बनेगा, ठीक है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। उसके बाद जो स्पोर बनते हैं एक चीज का नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्पोर जो होता है, स्पोर अगर ये जर्मिनेट कर जाए, जर्मिनेट कर जाए तो क्या बना देगा, गैमेटोफिटिक बॉडी। स्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनता है, गैमेटोफाइट बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। स्पोर क्या बनाता है, गैमेटोफाइट, ठीक। और एम्ब्रियो क्या बनाता है, अभी मैंने बताया एम्ब्रियो जाइगोट होता है, जाइगोट या सीधे लिख रहा हूं एम्ब्रियो से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। समझ में आ रहा है, अभी मैंने बताया। गैमेटोफाइट कहाँ किससे बनेगा, स्पोर से, इस स्पोर से गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ मेन बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइट है, इसमें क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, ठीक है। स्पोर बनेंगे तो स्पोर क्या करेंगे, गैमेटोफाइट रेडी करेंगे ना, और स्पोर बन रहा है तो स्पोर क्या करेगा, गैमेटोफिटिक बॉडी रेडी करेगा। तो यहाँ गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट, ठीक है। इस गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन होंगे, समझ में आया। एंथीडी आर्चिकोडिया यहाँ रहेगा, ना कि यहाँ रहेगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ, ये गैमेटोफाइट इस पर निर्भर नहीं है। पूरे प्लांट किंगडम में कहाँ पर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्वतंत्र रहते हैं, टेरिडोफाइट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं ना कि यूनिक है कि पूरे प्लांट किंगडम में यूनिसेलुलर स्पोरोफाइट कहाँ मिलेगा, एल्गी में मिलेगा, और कहाँ पर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट अलग अलग जीवन बिताते हैं, दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अंदर भी क्लोरोफिल होगा, ये भी भोजन बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये इसके साथ नहीं रहेगा, ये अलग मिट्टी में रहता है, स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट होता है, नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैंने एरो नहीं लगाया, लिखेंगे बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र, ठीक है। यहाँ पर दोनों स्वतंत्र। आप कुछ ट्रेंड देखते जाइए, एल्गी में बॉडी कैसी थी, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट बना बाद में, ये इस पर निर्भर है। यहाँ बॉडी कैसी, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट बना, ये इस पर डिपेंड है। यहाँ बॉडी ही बदल गई, स्पोरोफिटिक बॉडी आ गई अब, ठीक है, और गैमेटोफाइट बनेगा, लेकिन वो इस पर निर्भर नहीं रहेगा। अब आगे जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है ना, ये मेन बॉडी है। गैमेटोफिटिक बनेगा, गैमेटोफिटिक बॉडी आएगी इसमें, समझ में आ रहा है। लेकिन डिपेंड कौन किस पर रहेगा, बताइए देख करके, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर निर्भर करेगा, ठीक है। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर उल्टा होकर देखिए, यहाँ स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड है, यहाँ गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर, मेन बॉडी यहाँ पर यही है, क्योंकि मेन बॉडी ही बदल गई है। और ऐसे ही एंजियोस्पर्म में मिलेगा आपको, एंजियोस्पर्म में भी यही सेम लिख देंगे, सेम चीज रहेगा। अब यहाँ से एक चीज आपको क्लियर होगी, बताइए सोच करके, सबसे अविकसित, सबसे कम विकसित स्पोरोफाइट कहाँ मिलता है, सबसे कम विकसित स्पोरोफाइट, सोच कर बताइए। अब मैं आपको थॉट्स बना के दे रहा हूँ, लीस्ट डेवलप स्पोरोफाइट, सबसे कम विकसित स्पोरोफाइट वहाँ है, एक कोशिकी है, क्या उससे भी छोटा कुछ हो सकता है, नहीं, एल्गी है। यहाँ पर लिख देंगे एल्गी। आगे आपको कुछ धीरे धीरे एक चीज नजर आ रही होगी, एल्गी से जब आप एंजियोस्पर्म तक बढ़ेंगे तो आपको स्पोरोफाइट विकसित होता चला जाएगा। एल्गी में स्पोरोफाइट एक कोशिकीय था, जाइगोट को ही बोलते थे,
थोड़ा सा स्पोरोफाइट और एडवांस होगा, ठीक है। टेरिडोफाइट में इतना एडवांस हो गया कि वो अलग जीवन बताने लग गया। देखिए स्पोरोफाइट अलग है पूरी तरीके से ना। इसके बाद यहाँ तो क्या हुआ, यहाँ तो अलग एकदम हो गया कि स्पोरोफाइट में एकदम झंडा गाड़ दिया कि मैं ही मेन प्लांट बॉडी हो गया, और एंजियोस्पर्म में भी स्पोरोफाइट आगे निकल गया। स्पोरोफाइट डेवलप होता चला गया कहाँ से, एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक, ठीक है। तो एल्गी में लीस्ट डेवलप होता है, हाईली डेवलप कहाँ होता है, हाईएस्ट डेवलप होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। स्पोरोफाइट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। गैमेटोफाइट पर आ जाइए, गैमेटोफाइट लीस्ट डेवलप कहाँ होगा, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबसे कम एंजियोस्पर्म में है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा गैमेटोफाइट यहाँ डेवलप, देख रहे हैं भाई। जब ये सबसे कम डेवलप है स्पोरोफाइट तो सबसे ज़्यादा डेवलप होगी ना। हाईएस्ट डेवलप गैमेटोफाइट एल्गी। अब ये गैमेटोफाइट यहाँ और कम डेवलप हुआ, यहाँ इतना कम डेवलप हो गया कि यहाँ आ गया मेन प्लांट बॉडी से अपने आप को हटा के किनारे कर लिया। इन दोनों में इसमें गैमेटोफाइट मुख्य पौधा है, ठीक है, इसमें ही मुख्य पौधा है लेकिन कम डेवलप है। यहाँ इतना कम डेवलप हुआ कि वो मुख्य पौधे की जगह छोड़ करके दूसरी जगह पहुँच गया, हो गया ना। आगे तो कम ही होता जा रहा है, और जब कम हो रहा है तभी तो पोषण दे रहा है। देखिए देख रहे हैं ना, आखिर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट लिस्ट डेवलप होता है क्योंकि वो भोजन ले रहा है स्पोरोफाइट से। सोचिए अगर वो डेवलप होता तो स्पोरोफाइट से न्यूट्रिशन लेने की जरूरत क्या थी, नहीं ले, ठीक है। यहाँ पर गैमेटोफाइट लिस्ट डेवलप हो गया, और हाईएस्ट डेवलप कहाँ होगा, एल्गी में। तो इतना यही ध्यान रखना है। हो गया है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, टाइम हो रहा है ना, ठीक है। अगली बार बता देंगे, उसमें पढ़ के आना है आपको हैप्लॉइडिक डिप्लॉइडिक और हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। अगली बार देखिए एल्गी पढ़ के आइएगा ढंग से, और आज वाला माइंड में जरूर रख के आइएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आ गया। हाँ आज सर चैप्टर में पूरा चैप्टर आज ही खत्म, पूरे चैप्टर, ये पूरे चैप्टर का समरी है, ये पूरे चैप्टर का समरी।